सो हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया फिर से सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्यूशन के, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसका और ज़्यादा इलाबोरेट करते हैं आज हम। तो जैसे कि हमने पहले हर वीडियो में मैं जो है बताते हैं ये कि जो पढ़ना कैसे है स्टूडेंट को, क्या कंसंट्रेशन रहना चाहिए स्टूडेंट का। तो ये हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बोलने और करने में फ़र्क होता है क्योंकि स्टूडेंट यू नो दैट कि आप अपने महसूस करते होगे कि मन में होता होगा अरे हमको तो सारे टीचर पढ़ाते हैं और हमको सब सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो ऑब्वियसली आपका कहना सही है कि एक टीचर को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है और एक स्टूडेंट जो है सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ये बोलना आसान है लेकिन करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन करना है आपको। तो जब करना है तो उसको अच्छी तरह से करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी हिसाब से आपको वर्क करना है, पढ़ना है और ध्यान भी रखना है। तो यू जस्ट मेक प्लान करो जो हम कैसे कौन कौन सब्जेक्ट को कब पढ़ें और किस तरह से उसको कवर अप करें। जहाँ तक केमिस्ट्री का सवाल है, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का सब्जेक्ट है, यू नो दैट। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन आता है तो उसका रूल्स अलग हैं, कहीं डेविएट होता है रूल्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें भी आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा। तो ओके, नाउ स्टार्ट। जैसे सॉल्यूशन का लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? तो जो मैक्सिमम जो डिसोल्यूशन होता है, जो लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि मैक्सिमम डिसोल्यूशन जब किसी भी सॉलिड का या किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम डिसोल्यूशन होता है सॉल्वेंट में, और टू मेक इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सैचुरेशन आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम जितना डिसोल्यूशन होगा आइदर सॉलिड का इन ए सॉल्वेंट और लिक्विड का इन ए सॉल्वेंट, तो वो जो मैक्सिमम या गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, तो जो मैक्सिमम डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज इट्स सॉल्युबिलिटी एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हमने तीन तरह का बताया था। सॉल्युबिलिटी थ्री टाइप्स, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड जिसका हमने डिस्कस किया था हमने। सेकेंड पॉइंट लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड, एंड थर्ड वन गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो ये हमारा था सॉल्युबिलिटी। जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड मीन्स, सॉलिड इन लिक्विड मीन्स इफ सॉल्यूट आर सॉलिड। तो ये डिपेंड करेगा नेचर पे। जैसे हमने कहा था कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, तो सॉलिड जो है डिज़ोल्व करेगा तभी लिक्विड में, तो वो डिज़ोल्व करेगा लिक्विड में। ठीक है, ओके। तो आपको ये देखना है। तो जैसे हमने कहा था कि सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड, इन बोथ केसेस, ये दोनों ही केस में डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। इफ़ सॉल्यूट आर पोलर, ऑब्वियसली वो डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। सपोज लिक्विड में जो पोलर है, अगर पोलर नेचर का है तो ऑल्सो डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर लिक्विड। अब आ जाते हैं गैस पे। देखिए तो नेचर क्या है ओवरऑल, जो तीनों पे हम डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए दिस वन, ये दोनों केस का आपको बता रहे हैं। ये दोनों केस में अगर पोलर सॉल्यूट है, पोलर है, दैट इज आयनिक है, आयनिक और आयनिक, ये क्या होगा? डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। यही हमने कहा था आपको कि लाइक डिज़ोल्व इन लाइक, तो ये लिक्विड के केस में भी था। ठीक है, अब गैस में आते हैं। थर्ड पॉइंट, दिस वन इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस एज वेल एज नेचर ऑफ लिक्विड। सपोज सम गैसेज लाइक NH3, SO2 एंड HCl ETC, ये डिज़ोल्व करेगा, सॉल्युबिलिटी इसका ज़्यादा होगा, मोर सॉल्युबल इन लिक्विड, इन वाटर, ओके, एज कंपेयर टू गैसेज लाइक CO2, H2, दिस वन या O2. So these are less soluble in water. So what we have seen here, that is nature of gas and nature of
also liquid. Here also the NH3 is SO2, HCl. So the nature of these gases are, they are slightly polar. So polar nature, obviously they dissolve in polar solvent. They can easily dissolve in water. In case of CO2, H2, N2, O2, these are mostly non-polar. So they dissolve less soluble in water. Now it's clear. Similarly, in some cases, suppose I say alcohol dissolve in water or soluble in water, dissolve in water. Why? Because you know that alcohol is a hydrocarbon. So with ethyl alcohol, so the ethyl alcohol is more soluble in water. Why? Because alcohol can form hydrogen bonding with water molecules. The reason is that why it is more soluble? So due to the formation of hydrogen bond. So it formed the hydrogen bonding between the alcohol and water molecules. That's why it is soluble, highly soluble in water. So there are certain reasons for its solubility. So I think it's a clear. So it depends upon the nature of solute as well as solvent. There are certain kinds of, in this case there is the bond formation, hydrogen bonding. If hydrogen bonding is there, obviously they are more soluble in water because they form hydrogen bond with water molecules. Similarly here, this nature. So I think now it's a clear, the solubility depends upon the this type of, this pattern is there, that is nature of solute as well as solvent. So next we move it. So that is we discuss again gas, gas soluble in gas, in liquid. Now we go further, start. So now we again start gas, solubility of gas in liquid. So solubility of gas in liquid, there are three factors work on it. तीन factor इसका होता है कि that is nature of gas, or you can say that nature of gas as well as liquid. Second one temperature and third one pressure. So इसमें क्या है कि nature of gas. Nature of gas means जैसे that we already discussed about the similar nature, that is polar nature of, suppose polarity is there in gas, that is soluble in water. जैसे हमने कहा था NH3, SO2, these are the polar nature, so they soluble in water. CO2 non-polar is there, and N2, H2, all these are non-polar, they are less soluble in water. So this one nature of gas. Second one temperature. So temperature is always inversely, that is solubility of gas is inversely proportional to the temperature. If temperature increase, the solubility of gas decrease. If temperature decrease, the solubility of gas increase. Okay, for this reason you know that the cold water, the oxygen gas is more dissolved, oxygen more dissolved in cold water as compared to hot water. For this reason the aquatic animals like fish and other animals feel comfortable in cold water rather than hot water. So clear? So ठंडा पानी में क्या होता है, ज़्यादा वो आराम लगता है, वह कंफर्टेबल होता है एक्वेटिक एनिमल्स. द रीज़न इज़ दैट जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व रहता है, उसको सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में इजी होता है, कंफर्टेबल रहता है. ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेशर पे. सो इट इज़ ए ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility ऑफ गैस. ये प्रेशर इज़ मोर, solubility ऑफ गैस विल बी मोर. क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कम्स क्लोजर. गैस का मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाएगा एंड इट कैन बी इजीली मिक्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट. सो प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज. क्लियर? बिकॉज इट कैन बी, गैस कैन बी कंप्रेस. इफ यू इंक्रीज द प्रेशर तो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नज़दीक आते जाएगा, कंप्रेस होगा. जब कंप्रेस होगा, नज़दीक आएगा मॉलिक्यूल्स, सो इट कैन बी इजीली एडजस्ट, वो एडजस्ट होगा, एकोमोडेट होगा इन द लिक्विड. लिक्विड के जो स्पेस होता है, गैप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, वो इजीली उसमें एकोमोडेट होगा एंड इट कैन बी इजीली डिजॉल्व. तो प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा. ठीक है, बट इन केस ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड रहता, अगर गैस की जगह में हमारा सॉलिड रहता तो सॉलिड का में प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेशर डालेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉलिड जो है कंप्रेस नहीं होगा. तो इन केस ऑफ सॉलिड देयर इज़ नो रोल ऑफ प्रेशर. सॉलिड के केस में अगर गैस की जगह में सॉलिड इन लिक्विड रहता तो यहाँ प्रेशर का कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर हम बढ़ाएंगे भी तो सॉलिड है, वो कॉम्पैक्ट है, वो वहाँ पे कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, वहाँ पे कोई कंप्रेशन नहीं क्रिएट होगा, तो सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है.
बट हियर इन गैस ये आएगा। नाउ आई थिंक इट्स ए क्लियर कंप्रेस। नाउ अब देखिए इसी पे आता है एक हेनरी लॉ का कैसे डेवलप होता था। हेनरी ने क्या किया था, हेनरी एट फर्स्ट टोल्ड दैट कि द मास, गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional, that is mass of gas is directly proportional to the pressure, that is the mass of solubility। तो mass of solubility ज़्यादा होगा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो, that is solubility is directly proportional to pressure। so mass of the solubility, yeah you can say that solubility of gas is directly proportional to pressure। अब इसको बाद में जो डाल्टन ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, डाल्टन इंट्रोड्यूस द पार्शियल प्रेशर। यू नो दैट हेनरी एंड डाल्टन बोथ आर क्लोज फ्रेंड। सो डाल्टन हेनरी ने क्या किया, डाल्टन का जो थ्योरी था उसको यूज़ किया। तो इस तरह से जो है पार्शियल प्रेशर जो है ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इज सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये जो है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन का हुआ, तो दैट इज मोल फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू सॉल्युबिलिटी। क्लियर। तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये हो गया, दैट इज P इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल का साइन KH, ये हमारा कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। सो KH इज ए कांस्टेंट, इसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये हेनरीज लॉ हुआ। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको। हेनरी लॉ में ना बेसिकली हेनरी ने शुरू किया क्या कि जो मास ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के। फिर उसने इंट्रोड्यूस किया ये पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स दैट ही मेक द इक्विवेलेंट, ये जो है सॉल्युबिलिटी की जगह पे उसने इस्तेमाल किया मोल फ्रैक्शन को। ठीक है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अगेन P इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, KH एंड X, ही इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट एंड KH इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। तो ये बेसिकली हेनरी का लॉ था। हेनरी ने बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ये एप्लीकेबल कहाँ पे होता है हेनरी का, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में यूज़ होता है। ये आई थिंक इट्स ए क्लियर नाम हो गया। अब आगे आते हैं, देखिए इसका जो यूज़ है KH का वैल्यू देखना है कि KH का वैल्यू क्या है। ये जो KH का वैल्यू है इट्स नॉट ए फिक्स, ये फिक्स नहीं है। सो KH इट डिपेंड्स अपॉन if the temperature increase the value of KH increase. So the value of KH increase if temperature increase, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ KH भी इंक्रीज होगा। अब जस्ट उल्टा कर देते हैं इसको, दैट इज मोल फ्रैक्शन। द वैल्यू ऑफ KH, the value of KH decrease if X, that is mole fraction, that is X increase, just opposite, inversely। ठीक है, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज होगा। और यू कैन से दैट अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो ये KH वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। दैट इज सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा। दैट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, दैट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्लियर, आई थिंक यू जस्ट क्लियर नाउ। तो सिमिलरली मीन्स KH और सॉल्युबिलिटी, ये देखिए KH और सॉल्युबिलिटी अगर देखेंगे तो ये इन्वर्सली होता है। सॉल्युबिलिटी अगर KH अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। क्लियर, यहाँ यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन इंक्रीज हो रहा टेम्परेचर तो KH डिक्रीज, अगर ये इंक्रीज हो रहा तो टेम्परेचर इंक्रीज, KH वैल्यू इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, KH वैल्यू डिक्रीज, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज। इफ अगर मान लीजिए KH, इफ KH वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज।
तो ये आपको ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ KH से रिलेटेड। ये इम्पॉर्टेंट है 3 पॉइंट्स, ये आपको याद रखना है कि किस तरह से वेरी करता है, क्या क्या इस पर फैक्टर है, क्या रिलेशन है, दैट KH एंड टेम्परेचर, KH एंड मोल फ्रैक्शन एंड KH एंड सॉल्युबिलिटी। आई थिंक नाउ इट्स ए क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे का जस्ट आगे देखते हैं, दैट इज एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ दैट इज हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो एप्लीकेशन इसका हेनरी लॉ का क्या है कि जैसे प्रेशर बढ़ेगा, हेनरी लॉ ने कहा था कि सॉल्युबिलिटी बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो क्या होता है हाई प्रेशर के साथ गैस को डिसॉल्व किया जाता है, CO2 गैस डिसॉल्व होता है कोल्ड ड्रिंक्स में, तो हाई विथ हाई प्रेशर। ठीक है, ये इवन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अगेन आई से सेम थिंग कि एक्वेटिक एनिमल्स है, टेम्परेचर अगर कम है वाटर का तो उसमें ऑक्सीजन गैस ज़्यादा डिसॉल्व होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया वाटर का तो ऑक्सीजन गैस उसमें कम डिसॉल्व होगा। तो अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी गैस का ज़्यादा होगा, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है दे फील कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल फील करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन का गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्वेटिक एनिमल्स फील नॉट कंफर्टेबल, और वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इस पर डिपेंड करता है, ये हमारा एप्लीकेशन है, यूज़ है। जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस वहाँ पे कम होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, मास्क या सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन हेनरीज लॉ। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर मेरा कम होते जाता है, तो ये हमारे अंदर जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस का जो डिसोल्यूशन होता है वो कम होते जाता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। आई थिंक इट्स नाउ क्लियर। ठीक है, अब आ जाते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन क्या है कि हेनरी लॉ का जो यूज़ है ये हमारा कहाँ पे होता है, तो ये आइडियल कंडीशन में ही यूज़ होता है। इट एप्लीकेबल ओनली इन आइडियल कंडीशन दैट इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये इसका लिमिटेशन है। तो ये कंडीशन होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर, एप्लीकेशन दैट इज़ लिमिटेशन है कि ये मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज दिस लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल हियर। सेकेंड पॉइंट दैट इज गैस, जो गैसेज हैं दे शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। सो gases should not dissociate or associate। अगर डिसोसिएट और एसोसिएट होगा या जुड़ जाए या ब्रेक करे आपस में, इसका मतलब रिएक्ट करेगा, तो ये न्यू थिंग्स, नया चीज़ बनेगा, तो वी कांट मेजर इट, हम लोग इसके हेनरी लॉ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेबल तभी होगा, और गैस अगर डिसोसिएट और एसोसिएट होगा गैस आपस में तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, जो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, गैस मॉलिक्यूल्स शुड नॉट रिएक्ट, गैसियस मॉलिक्यूल्स शुड नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं होना चाहिए। So these three limitation is important here. I think it's a clear. So these 3 points are limitation of Henry's law. Henry law का limitation है। इसके पहले हम लोग एप्लीकेशन पढ़े, यूज़ क्या है, अब ये लिमिटेशन है कि एप्लीकेबल ओनली इन आइडियल कंडीशन, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में ही एप्लीकेबल होगा। दूसरा, गैसेस शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, ये ना तो जुड़ना चाहिए गैस आपस में, कंबाइन ना होना चाहिए, ना ब्रेक होना चाहिए। दूसरा, गैसियस मॉलिक्यूल शुड नॉट बी रिएक्ट, आपस में रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो ये 3 लिमिटेशन इंपॉर्टेंट था हेनरीज लॉ में। आई थिंक नाउ इट्स ए क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है वेपर प्रेशर। दिस term is very important. This term is used everywhere in solution chapter. ये समझना important है
कि वेपर प्रेशर आखिर है क्या, व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। तो आप ऐसे समझो एकदम बेसिक जो हम बता रहे हैं, तो बेसिक ये है कि मान लीजिए एक कंटेनर है और ये क्लोज कंटेनर है और यहाँ पे लिक्विड है, वाटर है मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए। प्योर सॉल्वेंट मीन्स वोलाटाइल, ये मान लीजिए वोलाटाइल है, ठीक है। नाउ हम लोग जानते हैं इवोपोरेट करेगा एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में इवोपोरेट होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन कम होगा। तो मान लीजिए कोई भी गिवन टेम्परेचर में ये इवोपोरेट हो रहा है, ये इवोपोरेट हुआ, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये वेपर बन गया, ये हमारा क्या बना, वेपर। तो यहाँ पे हमारा वेपर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे क्लोज कंटेनर ये ढका हुआ है। नाउ ये वेपर का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका कंसंट्रेशन, वेपर का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ये वेपराइज होते जाएगा, धीरे धीरे गैस बनेगा, वेपर बनेगा, एंड वेपर का प्रेशर या कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, एंड दिस वेपर का प्रेशर, इट एक्सर्टेड प्रेशर डाउनवर्ड, ये तब क्या करेगा, ये नीचे की ओर डाउनवर्ड या इधर ये प्रेशर देगा। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो प्रेशर डाउनवर्ड लगेगा, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो इसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, एक तरह का लिक्विड है जो मान लीजिए नॉन वोलाटाइल लिक्विड, नॉट नॉन वोलाटाइल लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट है, और वो जब वेपराइज करेगा उसका जो वेपर बनेगा, दैट वेपर एक्सर्ट प्रेशर डाउन टू द सरफेस ऑफ सेम लिक्विड, उसी लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर डालेगा नीचे की ओर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। नाउ इट्स क्लियर। अब सवाल उठता है कि इफ इट इज़ प्योर सॉल्वेंट, अगर प्योर सॉल्वेंट है तो इट कैन बी इजीली वेपोराइज, तो लो टेम्परेचर में इजीली क्या होगा, वेपोराइज होगा। तो इजीली वेपोराइज, ये इजीली वेपोराइज होगा, एंड देयरफॉर मोर वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर इसका हाई होगा। मीन्स जितना ज़्यादा वोलाटाइल होगा सॉल्वेंट, वो क्या होगा, उतना ही इजीली वेपोराइज होगा, और उतना ही ज़्यादा इजीली वेपोराइज होगा तो उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। नाउ इट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज करते हैं। नाउ अगर मान लीजिए हम इसमें ऐड किए, इफ़ वी ऐड सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट इसमें मिला दिए, कौन सा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो सॉल्वेंट था जो प्योर था, लेकिन अब क्या किए, सॉल्यूट मिक्स कर दिए, दैट सॉल्यूट विच आर नॉन वोलाटाइल। नाउ ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ऑक्यूपाई सम स्पेस, सम एरिया को, स्पेस को ये ऑक्यूपाई करेगा, एंड ड्यू टू दिस, यहाँ जिस जगह पे ऑक्यूपाई करेगा उस जगह पे इवोपोरेशन नहीं होगा। तो क्या हुआ, ड्यू टू दिस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, इट रिड्यूस द इवोपोरेटिंग सरफेस एरिया। ये जो पूरा सरफेस एरिया जहाँ पे पूरे के पूरे में इवोपोरेशन हर जगह से हो रहा था, अब ये हर जगह से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरिया, यहाँ जो सरफेस है उसका कुछ एरिया जो है ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा वहाँ पे इवोपोरेशन हमारा नहीं होगा। और जब इवोपोरेशन का एरिया घट गया, बिकॉज इट ऑक्यूपाई द सम सर्टेन एरिया, सरफेस एरिया, दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स विच आर नॉन वोलाटाइल, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीज, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। और इन दिस वे वेपर प्रेशर हमारा लो हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर। तो क्या हमने देखा कि प्योर सॉल्वेंट के केस में हाई वेपर प्रेशर, क्योंकि इजीली वेपोराइज हो रहा है, एवरी पॉइंट सरफेस का हर पॉइंट से वेपोराइज हो रहा है। बट व्हेन वी ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मीन्स
these solute particles occupy certain space, certain area, surface area of this that is evaporating surface occupied by this non-volatile solute particles, and due to this the rate of evaporation decrease. सब जगह से यहाँ पे जहाँ पे ये solute particles होगा वहाँ से evaporation नहीं होगा, तो सरफेस एरिया क्या हुआ, घट गया, इवोपोरेटिंग सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक है, इवोपोरेटिंग सरफेस एरिया कम होने के कारण इसका जो रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीज हो गया, और रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीज हुआ, इट मीन्स दैट इट क्रिएट्स लो वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे लो वेपर प्रेशर होगा। तो कोई भी सॉल्यूशन अगर हम उसमें सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर लो होगा। अगर प्योर सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा। आई थिंक नाउ इट्स ए क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। लेट्स प्रोसीड। सो अब स्टार्ट करते हैं हम रॉल्ड्स लॉ। ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो एक हेनरी लॉ क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं रॉल्ड्स लॉ में। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसको भी ध्यान से हमको समझना है। तो रॉल्ड्स लॉ क्या है, ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है लिक्विड लिक्विड में। हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड एंड रॉल्ड्स लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में होता है। इट मीन्स दैट सॉल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो ये रॉल्ड्स लॉ ने क्या बताया कि ये रॉल्ड्स लॉ ने बताया अगेन जो पार्शियल प्रेशर जो होगा दैट इज P, ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये x है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसको थोड़ा समझना है। ये है पार्शियल वेपर प्रेशर है, ऑब्वियसली लिक्विड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेज क्या आएगा देखेंगे। और उसने कहा P इक्वल टू K इंटू एक्स, एक्स मीन्स मोल फ्रैक्शन। क्लियर ना। अब उसने क्या कहा कि अगर ये जो x है, मान लीजिए सपोज ये a है, मान के चलिए ये a है, तो ये PA हो गया, तो PA x है। ठीक है, क्लियर। अब मान के चलते हैं इफ XA इक्वल टू 1, अगर XA को 1 मान ले, इसका मतलब है क्या है, बाइनरी नहीं है, एक ही कंपोनेंट है, 1 है, टोटल 1, तो B नहीं है, उसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो नहीं है। दैट इज मीन्स दैट इज ओनली वन कंपोनेंट, ओनली वन, यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है। ठीक है, सो देयरफॉर हमारा PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 ले लिए तो K इंटू 1, दैट इज PA इक्वल टू K। हो गया, समझ में आ रहा है। एंड K को हम लोग इसको क्या मानेंगे, दैट इज K आ गया। और क्लियर। सो इट इज़ इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू, ये K जो आया PA इक्वल टू K और K इक्वल टू PA नॉट, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का 1 है, एक ही कंपोनेंट है। इट मीन्स दैट K इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू PA नॉट, दैट इज प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का होगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट PA इक्वल टू PA नॉट XA। ये आ गया, हमने यहाँ पे K का वैल्यू PA नॉट लिया है, K का वैल्यू PA नॉट XA। सो ओवरऑल ये जो है हमारा रॉल्ड्स लॉ हुआ, दैट इज PA इक्वल टू PA नॉट XA। PA क्या है, इट इज़ ए कांस्टेंट, और यू कैन से दैट कांस्टेंट फॉर क्या है, प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अंडरस्टूड, इससे क्लियर ना। और यू कैन राइट PB, अगर आप यूज़ करें PB तो देन यहाँ PB नॉट XB आएगा, इस तरह से। सो दिस इज़ द हेनरीज लॉ, सॉरी रॉल्ड्स लॉ, ये रॉल्ड्स लॉ है। तो ये रॉल्ड्स लॉ का हुआ, ये रॉल्ड्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, है ना ये। तो आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ। अब ये क्लियर हुआ होगा, यहाँ अगर 1 मान के चलेंगे तब आएगा। और ये ध्यान देना है, दैट इज XA1, दैट इज ओनली 1 कंपोनेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे K वैल्यू आ जाएगा, तो K इक्वल टू PA नॉट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है सिर्फ K। तो यहाँ पे हमने K को माना प्योर सॉल्वेंट, एंड नाउ यू पुट हियर, इसको आप वैल्यू यहाँ पुट अप करो, एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, तो अब हमने क्या ओवरऑल देख रहा कि जो ये रॉल्ड्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों मोर और लेस सेम है। क्या, क्यों, तभी हमने हेनरीज लॉ में क्या पढ़े थे, हेनरीज लॉ में ये बताया था कि P इक्वल टू KH X
ए, मान लीजिए ए लेते हैं या ए रख देते हैं, यहाँ भी एक्स ही मान के चलिए। तो व्हाट इज द सिमिलरिटी, यहाँ अगर देखिए सिमिलरिटीज़, अगर यहाँ हम पुटअप करें ए, यहाँ भी पुटअप करें ए, तो डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ ये कांस्टेंट, द डिफरेंस इज ओनली पी ए नॉट एंड के एच, यही पे अंतर है। द डिफरेंस इज ओनली पी ए नॉट एंड के एच, इज हेयर हेनरी कांस्टेंट, हेयर पी ए नॉट, दैट इज गैस कांस्टेंट फॉर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इज सॉरी नॉट से गैस, इन लिक्विड, इट इज एप्लीकेबल इन लिक्विड, सो इट इज द कांस्टेंट दैट इज रॉल्स लॉ में, इट इज अ कांस्टेंट विच इज एप्लीकेबल फॉर द प्योर सॉल्वेंट। तो ये यूज होता है यहाँ पे। तो ये के एच एंड इक्विवेलेंट टू दिस, इन प्लेस ऑफ के एच हियर यूज इट दिस पी ए नॉट और पी बी नॉट वट एवर। तो डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है, पी ए नॉट एंड के एच, ये कांस्टेंट पे डिफरेंस है सिर्फ, एंड रेस्ट आर सिमिलर, बाकी सब सिमिलर है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। एक क्वेश्चन आता है कि वाई रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, वाई? तो रीजन इज दैट इफ वी सी इट, द इक्वेशन ऑफ बोथ द लॉ, Henry's law and Rolle's law, so what we find here? We find here the only difference is constant, that is kh and pa naught only, and this is applicable in for different constant, kh here and here pa naught, and rest are similar. So we can say, therefore we can say that is Rolle's law is a special case of Henry's law. I think now it's a clear. So आज का यहाँ तक वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे जिसमें आइडियल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, नॉन आइडियल पढ़ेंगे। सो बहुत सारा देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर इन सॉल्यूशन चैप्टर, so you go thoroughly. Basically the physical chemistry is such type of part of chemistry, so you have to understand these things. It's not a blindly you just repeat and repeat. Basically you have to understand, इसको पहले समझना होगा। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा है पार्ट कि आपको एकदम समझ के पढ़ना है तो आप आसानी से कर लोगे। इसका न्यूमेरिकल भी इजी है, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा कि आखिर किस प्रिंसिपल, किस कंसेप्ट में ये वर्क करता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये ध्यान में रखना है। जैसे ये हमारा किस पे आता है, वेपर प्रेशर के केस में, प्रेशर के केस में गैस, ये गैस का है, ये जो प्रेशर है गैस का केस में आ रहा है हमारा, ठीक है। तो गैस इन लिक्विड, और यहाँ पे आ रहा है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है, दैट इज़ यहाँ पे आ रहा है वेपर प्रेशर या दैट इज़ पार्शियल प्रेशर, ये डायरेक्टली अपोज टू मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो आ रहा है ये भी प्रेशर है, बट लिक्विड का प्रेशर है, नॉट वेपर का प्रेशर, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का कैसे प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर जब लिक्विड वेपराइज होगा, जब लिक्विड उसी लिक्विड का वेपर बनेगा, उसका जो प्रेशर होगा वो आता है तो मोल फ्रैक्शन में। इस दोनों केस में डिफरेंस है, यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड है। तो रॉल्स लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के केस में है, और जो हेनरीज लॉ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के केस में आता है। आई थिंक नाउ इट्स ए क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट यू कैन गिव मी, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, सो आई विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो। तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगर कंटिन्यूसली जो अभी हम सॉल्यूशन का जो सीरीज़ डाल रहे हैं ये आप अच्छी तरह से पढ़िए, सो दैट ये फर्स्ट चैप्टर आपका जो केमिस्ट्री का जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है वो आपका इजीली समझ में आएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके देन, थैंक यू।